साइमन सिनेक की टेड टॉक स्पीच ने लाखों लोगों की जिंदगी बदल दी, जहां उन्होंने ये बताया कि ग्रेट लीडर्स दुनिया कैसे बदल देते हैं। इन्होंने पता किया कि एप्पल इतनी बड़ी कंपनी क्यों है, क्यों कुछ लीडर्स जैसे कि मार्टिन लूथर किंग जैसे लोग दुनिया को पूरी बदल देते हैं, जबकि इन सारे लीडर्स के पास में रिसोर्सेस, टैलेंट्स, टाइम और पैसा बहुत कम था। साइमन सिनेक ने अपने स्पीच में सर्कल बनाया और कहा कि ये गोल्डन सर्कल है जिसमें वाई, हाउ और व्हाट है। लोगों को अपना व्हाट और हाउ तो क्लियर है कि वो क्या कर रहे हैं और कैसे कर रहे हैं, वो तो क्लियर है, लेकिन वाई पता नहीं है कि वो क्यों कर रहे हैं। एप्पल को अपना वाई पता था कि वो इसलिए कंप्यूटर बनाना चाहते हैं ताकि वो दुनिया बदल सके, लोगों को ऐसा कंप्यूटर दे सके जो अब तक उन्होंने सोचा नहीं होगा। जॉब्स मूवी में एक सीन है जिसमें स्टीव जॉब्स कहते हैं कि मैंने एप्पल कंपनी ही इसलिए शुरू की है ताकि इसके बाद आप पुराने कंप्यूटर के सामने देखो भी ना। You will never look at computers the same way again. वाई क्लियर था। अगर एप्पल को अपना वाई क्लियर नहीं होता तो वो ऐसा कहते कि हम बहुत अच्छे कंप्यूटर बनाते हैं जिससे आप काम कर सकते हो, आसान है और यूजर फ्रेंडली है, तो एप्पल कंपनी दुनिया बदल देने वाली कंपनी नहीं बन पाती। लोग क्या करते हैं वो नहीं, आप क्यों करते हो वो खरीदते हैं। जॉब्स ने अपनी जिंदगी में हर प्रेजेंटेशन दुनिया बदल देने वाले एटीट्यूड के साथ में दी है। वो कोई भी प्रोडक्ट लेकर के आते हैं दुनिया बदल देने वाले एटीट्यूड के साथ में आते हैं। हमारे दिमाग के एक साइड को मैथ्स, नंबर्स और एनालिटिक्स समझ आते हैं और दूसरे साइड को इमोशंस, फीलिंग्स, ट्रस्ट और लॉयल्टी समझ आती है। हम डिसीजन इमोशन वाले ब्रेन से लेते हैं कि किस कंपनी या इंसान पर ट्रस्ट करना है। इस इमोशनल ब्रेन को फीचर्स, लैंग्वेज, इंफॉर्मेशन समझ नहीं आती है, इसलिए केवल नंबर से बात करने वाली कंपनी दुनिया में राज नहीं कर पाती है, क्योंकि दिल जीतने के लिए इमोशनल ब्रेन को टारगेट करना होता है। जबकि एप्पल के प्रोडक्ट्स काफी एक्सपेंसिव होते हैं, एप्लीकेशंस भी काफी लिमिटेड होती है, कई तो पेड होती है, जो कि लॉजिक्स और नंबर्स है जिससे इमोशनल ब्रेन या डिसीजन लेने वाले ब्रेन को फर्क नहीं पड़ता है। कई कमियों के बावजूद और कम से कम चीजें देने के बावजूद भी लोग एप्पल लेते हैं क्योंकि इमोशनल ब्रेन को टारगेट करा हुआ है। जॉब्स ने आईपॉड लॉन्च करा तब उन्होंने इमोशंस बेचे थे कि क्या हो अगर आपके जेब में 1000 सॉन्ग्स हो, और आईपॉड को लॉन्च करा था वॉकमैन के जमाने में, दुनिया पागल हो गई थी। Amazing little device holds 1000 songs. अगर आप सक्सेसफुल पॉलिटिशियन को देखोगे तो वो सपने बेचते हैं, वो बताते हैं कि कैसे वो दुनिया बदल सकते हैं, ना कि वो नंबर्स, फैक्ट्स और एनालिटिक्स पर बात करते हैं। हम सबको पता है कि राइट ब्रदर्स ने हवाई जहाज बनाया, लेकिन हम एक और इंसान को नहीं जानते जिसने भी हवाई जहाज बनाने की कोशिश करी, जो कि है सैमुअल पियरपॉन्ट लैंगली। इनके पास $50,000 थे, पैसों की कोई कमी नहीं थी। इन्होंने बेस्ट माइंड्स हायर करे, बड़े बड़े लोगों के साथ में इनके कनेक्शंस थे और मार्केट की कंडीशन भी काफी अच्छी थी। न्यूयॉर्क टाइम हर वक्त इनके आसपास रहते, तो इनके बारे में हमने आज तक सुना क्यों नहीं? हमने सुना राइट ब्रदर्स के बारे में जिनके पास में कुछ नहीं था, कोई पैसा नहीं था, साइकिल की दुकान से इन्होंने पैसे जुगाड़े। राइट ब्रदर्स की टीम में से एक मेंबर भी पढ़ा लिखा नहीं था, ना ये दोनों पढ़े लिखे थे और ना ही न्यूयॉर्क टाइम्स इनके पास भी कभी आए। फर्क सिर्फ यह था कि राइट ब्रदर्स का जो पर्पस था, जो बिलीव था, जो विश्वास था कि अगर इन्होंने ये उड़ने वाली मशीन बना दी तो ये दुनिया बदल देंगे। हम दुनिया बदल रहे हैं और यही दुनिया बदल देने वाला विश्वास उनके साथ काम करने वाले मेंबर्स का भी बना, इसलिए वो खून पसीने की मेहनत करने लग गए, केवल पैसों के लिए काम नहीं कर रहे थे। वाई पता था कि वो क्यों काम कर रहे हैं। और 1903 में राइट ब्रदर्स ने जब पहला हवाई जहाज उड़ाया तब सैमुअल पियरपॉन्ट लैंगली ने हार मान ली, क्योंकि उनको दुनिया नहीं बदलनी थी, उनको सिर्फ पैसा कमाना था और फेमस होना था, जो कि अब पॉसिबल नहीं है क्योंकि वो काम राइट ब्रदर्स ने कर लिया। आप क्या करते हो उससे नहीं, आप क्यों करते हो उससे बदलाव आता है। 1963 में 2.5 लाख लोग वॉशिंगटन मॉल आए थे मार्टिन लूथर किंग की स्पीच को सुनने के लिए। इन्होंने कोई इन्विटेशन सेंड नहीं करा, कोई वेबसाइट नहीं जहां पर तारीख लिखी हो, जबकि उनके कुछ आइडियाज तो काफी कमजोर थे। तो उनके पास में क्या था? इन्होंने अमेरिका को कैसे बदल सकते हैं ऐसा कुछ नहीं कहा। इन्होंने बस ये कहा कि वो क्या बिलीव करते हैं। इन्होंने हर बार लोगों से कहा कि मैं ये बिलीव करता हूँ, मैं ये बिलीव करता हूँ, और वो बिलीव लोगों से मैच हो गया। वाई पता था कि वो क्यों कर रहे हैं, इसलिए लोगों का इमोशनल ब्रेन ट्रिगर हुआ। लोगों ने बात आगे से आगे फैला दी कि इस वक्त स्पीच है, 2.5 लाख लोग डॉक्टर किंग को सुनने के लिए आए थे। उसमें से कितने लोग स्पीच को सुनने के लिए आए थे? 0। सब आए थे उनके खुद के लिए, क्योंकि वो जो बिलीव रखते हैं सेम स्पीच देने वाला बिलीव रखता है। स्पीच में इन्होंने कहा आई हैव अ ड्रीम, जो कि इमोशनल है, ना कि आई हैव अ प्लान, जो कि लॉजिकल है। ये थी साइमन सिनेक की टेड टॉक स्पीच, जहां इन्होंने बताया हाउ ग्रेट लीडर्स इंस्पायर एक्शन। अब दूसरी टेड टॉक स्पीच है जोश कॉफमैन की, टाइटल है द फर्स्ट 20 आवर्स हाउ टू लर्न एनीथिंग, यानी कि
20 घंटे में दुनिया की कोई भी स्किल कैसे सीखे। जॉश कॉफमैन के पास में बिल्कुल टाइम नहीं होता फैमिली और काम के बाद। इतने बिजी होने के बावजूद इनको हर बार कुछ नया सीखने का शौक था, तो इन्होंने पता करने की कोशिश करी कि कोई भी नई स्किल को सीखने में कितना वक्त लगता है। तो मिला कि किसी भी स्किल को सीखने में आपको 10,000 घंटे लगते हैं। कॉफमैन ने ऑलमोस्ट हार मान ली कि वो किसी भी चीज को सीख ही नहीं पाएंगे, क्योंकि 10,000 घंटे का मतलब होता है 5 साल के लिए बिना एक भी दिन मिस करे रोज 5.5 घंटे देने। कॉफमैन ने 10,000 घंटे की वजह को पता की और पाया कि के एंड्रेस एरिक्सन इस रूल के ओरिजिनेटर है, पर इन्होंने 10,000 घंटे बोले हैं किसी बहुत एक्सपर्ट लेवल परफॉर्मेंस को पाने के लिए, जैसे कि वर्ल्ड के प्रोफेशनल एथलीट्स, वर्ल्ड क्लास म्यूजिशियन, चेस ग्रैंड मास्टर, जहां पर अल्ट्रा लेवल का कंपटीशन होता है जिसमें वर्ल्ड के टॉप प्लेयर्स के साथ में खेलने लायक बनना होता है, तब आपको 10,000 घंटे की प्रैक्टिस करने की जरूरत होती है। अब हुआ यह कि 2007 में एक बुक आई आउटलायर्स द स्टोरी ऑफ सक्सेस, जिसमें मैल्कम ग्लैडवेल ने इसी 10,000 घंटे की रूल की बात करी, जिसके बाद में दुनिया भर में बस यही बात होने लग गई और सबको ये लगने लग गया कि अगर आपको कुछ भी सीखना है तो आपको 10,000 घंटे देने होंगे, जो कि बकवास है। इसलिए जॉश कॉफमैन ने फिर साबित किया कि आप ये 4 स्टेप्स को फॉलो करके दुनिया की कोई भी स्किल सिर्फ 20 घंटे में सीख सकते हो। और वो 4 स्टेप्स है। स्टेप नंबर 1, डिकंस्ट्रक्ट द स्किल। जो स्किल सीख रहे हो उसको पार्ट्स में डिवाइड करो, फिर देखो आपके काम के पार्ट्स कौन से हैं और सिर्फ वही सीखो। हर स्किल में कुछ ही चीजें होती है जो सबसे ज्यादा काम की होती है, तो बस वही मास्टर करो। स्टेप नंबर 2, लर्न इनफ टू सेल्फ करेक्ट। आप भले वो स्किल कहीं से भी सीखो, कोर्स या बुक्स, लेकिन उस क्लास की वजह से जहां से आप सीख रहे हो उसकी वजह से प्रोक्रास्टिनेट मत करो। यानी अगर प्रोग्रामिंग सीखनी है तो आपको पहले 20 किताबें पढ़नी है, उसके बाद में प्रोग्रामिंग नहीं करनी है, बल्कि आपको प्रोग्रामिंग का सबसे छोटा पार्ट सीख करके प्रैक्टिस करना है, अप्लाई करना है, गलती करनी है, सेल्फ करेक्ट करना है, उसके बाद में अगली चीज सीखनी है, सीखते हुए अप्लाई करना है। स्टेप नंबर 3, रिमूव प्रैक्टिस बैरियर्स, कि जब आप कुछ भी सीख रहे होते हो तब सारे डिस्ट्रैक्शंस को दूर कर दो। स्टेप नंबर 4, प्रैक्टिस एटलीस्ट 20 आवर्स, यानी कि ये 3 स्टेप्स आपको 20 घंटे के लिए करना है। जॉश कॉफमैन ने यूकेलेली, जो कि गिटार की तरह होता है, उसको 20 घंटे में सीखा और टेड टॉक्स में लाइव प्ले करके बताया भी। अब बात करते हैं अगली जिंदगी बदल देने वाले टेड टॉक स्पीच की, जो कि है एडम ग्रैंट की, जिसमें इन्होंने 5 ओरिजिनल थिंकर्स की हैबिट्स बताई है, जिसे हम नेगेटिव हैबिट्स मानते हैं पर असल में उनके फायदे होते हैं, जैसे कि टालने की आदत, डाउट करने की आदत, फेल होने की आदत। ये आदतें इन्होंने सही बताई है। तो नंबर 1 है प्रोक्रास्टिनेशन, यानी कि टालने की आदत। प्रोडक्टिविटी या मेहनत में टालने की आदत गलत है, पर जब बात आती है क्रिएटिविटी की तब टालने की आदत सही है। लियोनार्डो दा विंसी इतना टालते थे कि इन्होंने मोनालिसा की पेंटिंग में 16 साल लगा दिए थे। द एडोरेशन ऑफ द मैगी और जेरोम इन द विल्डरनेस की पेंटिंग को इतना टाला कि इन्होंने कभी फिनिश ही नहीं करा। लंदन नेशनल गैलरी में द वर्जिन ऑफ द रॉक्स पेंटिंग को बनाने में 13 साल लगा दिए। और उनका घुड़सवार का ये प्रोजेक्ट था जो इतना टाला कि बन ही नहीं पाया। मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने अपनी स्पीच को लिखने में इतना टाला कि इनको जब स्पीच देनी थी उसके अगली रात 3 बजे ये स्पीच की तैयारी कर रहे थे। यहाँ तक कि स्टेज पर आने की बारी का इंतजार करते वक्त भी ऑडियंस के बीच बैठकर स्क्रिप्ट को एडिट करते रहे। वो स्टेज पर आए, 11 मिनट की स्पीच थी जिसमें 4 वर्ड्स बहुत ही पावरफुल वर्ड्स थे, आई हैव अ ड्रीम, जो कि स्क्रिप्ट में था ही नहीं। एंड मोमेंट पर हमेशा बेस्ट आइडियाज आते हैं। डिले करके आप एक्चुअली एक बेस्ट पॉसिबल आइडिया का आने का इंतजार करते हो। दूसरी हैबिट ओरिजिनल थिंकर्स की है, दे डाउट देयर आइडियाज। खुद पर डाउट वैसे नहीं करना चाहिए, लेकिन आइडिया पर डाउट करने से आप उस आइडिया को और मैच्योर करते हो, उस आइडिया को बार बार टेस्ट करते हो और बेटर बनाते हो। जैसे मैंने इस वीडियो के स्क्रिप्ट पर डाउट करा और बार बार मैंने इसको बेटर बनाया। नंबर 3 हैबिट जो ओरिजिनल थिंकर्स की होती है कि वो कौन सा ब्राउजर यूज करते हैं। आप कौन सा ब्राउजर यूज करते हो उससे आपकी पर्सनालिटी पता लगती है, ऐसा रिसर्च कहती है। कोई पहले से मिले डिफॉल्ट ब्राउजर से खुश है तो ये बताता है कि वो डिफॉल्ट सिस्टम को एक्सेप्ट कर लेता है। जो क्रोम या फायरफॉक्स जैसे ब्राउजर को अलग से डाउनलोड करके इंस्टॉल करता है, वो ये बताता है कि वो डिफॉल्ट सिस्टम को एक्सेप्ट नहीं करते हैं, वो ओल्ड ऑप्शन पर डाउट करके नए ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं। 4th हैबिट है ओरिजिनल थिंकर्स की, वजह दे। अब इसका मतलब है कि किसी चीज में ऐसा देखना जो आज तक पहले किसी ने उस तरह से ना देखा हो। अब सबसे लास्ट हैबिट है ओरिजिनल थिंकर्स की कि ये लोग बार बार फेल होते हैं। तो ये थी दुनिया की सबसे पावरफुल टेड टॉक स्पीचेस। दोस्तों, इस वीडियो के स्क्रिप्ट में, रिकॉर्डिंग में, एडिटिंग में बहुत मेहनत लगी है। तो प्लीज अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो कमेंट जरूर करें, और अगर आपको लगता है कि 1% भी बदलाव इस वीडियो की वजह से आपके विचारों में आया है तो कमेंट में केवल यस लिख दो। आपका कमेंट में यस काफी है मेरे हौसले को बढ़ाने के लिए। मैं शकील कुलमित्र से आपके सपनों को सपोर्ट करता हूँ।